हेलो स्टूडेंट। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमने मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना सीख लिया था। हमने देखा था कि करंट कैरिंग वायर जो होता है, करंट कैरिंग लूप जो होता है, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और उसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो करंट इनटू एरिया से दिया जाता है। यदि उसमें नंबर ऑफ टर्न दे रखा है तो उसको नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डायरेक्शन हम उस करंट एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है और करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को रोटेट करते हैं तो थंब की डायरेक्शन मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन बताते हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखो पहले देखने वाले हैं कि जब एक करंट कैरिंग वायर को या करंट कैरिंग लूप को एक मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में रख दिया जाए तो उसके ऊपर नेट टॉर्क क्या लगता है उसके बारे में बात करेंगे। देखो, torque on a current carrying wire in magnetic field। करंट कैरिंग वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क की हम बात कर लेते हैं। तो देखो बेटा, एक केस कंसीडर करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक लूप रखा हुआ है ऐसे, जी। इस लूप में करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है। लूप की डायमेंशंस बता देता हूं। ये जो लेंथ है ये ए के इक्वल और ये जो लेंथ है ये बी के इक्वल, ठीक है। करंट जो है इसमें आई फ्लो कर रहा है। अब देखो, यदि हम बात करें फोर्स की तो देखो, करंट कैरिंग वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स के बारे में हम जानते हैं कि एल लेंथ का यदि वायर है तो फोर्स लगता है आई एल बी, फोर्स लगता है आई एल इंटू बी। अब देखो, जैसे ये लूप है, इसके ऊपर अपने को नेट टॉर्क निकालना है मैग्नेटिक फील्ड में। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जो इसके जो एलिमेंट हैं ये 4 एलिमेंट मान लेते हैं। इन चारों एलिमेंट पे पहले हम फोर्स की बात कर लेते हैं। जैसे इस वाले एलिमेंट पे फोर्स की बात करें, इस लेंथ पे, तो इसकी लेंथ हो गई बी, करंट है आई और मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी में रखा हुआ है। तो देखो, फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो डीएल क्रॉस बी की डायरेक्शन से निकालते हैं और डीएल वेक्टर की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होती है। तो डीएल आ गया ऊपर की तरफ और बी है इधर की तरफ, तो डीएल क्रॉस बी इनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। राइट हैंड पाम रूल से निकाल रहा हूं, डीएल क्रॉस बी इनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब इस वाले पे जो फोर्स लगेगा वो इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जो कि होगा आई इंटू एल हो जाएगा इसका स्मॉल बी के इक्वल इंटू कैपिटल बी, आई स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी। ये इसके ऊपर फोर्स हो गया इनवर्ड डायरेक्शन। यदि इसके ऊपर फोर्स निकालें तो देखो, डीएल वेक्टर इसका डाउनवर्ड आ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड है इधर की तरफ, तो डीएल क्रॉस बी आउटवर्ड आ जाएगा। तो इस पे फोर्स लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, आई इंटू लेंथ हो जाएगी इसकी स्मॉल बी और कैपिटल बी, ये फोर्स हो जाएगा। यदि हम इसके ऊपर दोनों पे बात करें तो डीएल क्रॉस बी, देखो इसमें डीएल भी इधर है और बी भी इधर है, फोर्स 0 हो जाएगा। इसमें बात करें तो डीएल और बी दोनों में एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, तो उस पर भी फोर्स क्या हो जाएगा 0। मतलब इस लूप में दोनों पे ही ये फोर्स लगेगा। और ध्यान से देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा 0। और ये हमेशा ध्यान रखना, एक क्लोज लूप के ऊपर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स हमेशा 0 होता है, ये मैं पहले बता चुका हूं। जब भी एक क्लोज लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो देखो उनके एंड पॉइंट्स जो है वो इनिशियल क्लोज लूप है, मतलब क्या हुआ, ये इनिशियल पॉइंट है, घूम के वापस यहीं आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाएंगे। और मैंने बताया था यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में पूरे एक वायर को सिंपल इनिशियल और एंड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन से रिप्लेस कर सकते हैं। जब इनिशियल और एंड पॉइंट सेम हो जाएगा तो वो वायर की लेंथ क्या हो जाएगी 0, तो फोर्स भी हो जाएगा 0। ध्यान रखना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग वायर के ऊपर नेट फोर्स हमेशा 0 होता है। लेकिन नेट टॉर्क की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखो, इनका जो नेट फोर्स है एफ नेट
ये तो जीरो होगा, लेकिन क्या टॉर्क जीरो होगा? नहीं, टॉर्क नेट जो है वो जीरो नहीं है। और मैंने बताया था कि ऐसे दो फोर्स जिनका नेट फोर्स तो जीरो है लेकिन नेट टॉर्क नॉन जीरो है, इनको बोलते हैं कपल फोर्स। कपल फोर्स ये मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी बताया था, जब हम डाइपोल के ऊपर टॉर्क की बात करते थे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहां भी नेट फोर्स जीरो था, नेट टॉर्क नॉन जीरो था। तो कपल फोर्स, कपल फोर्स की खासियत ये होती है कि इनका जो टॉर्क होता है वो हर एक पॉइंट के अबाउट सेम आता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। टॉर्क ऑफ कपल फोर्स will be same about every point, सेम रहेगा हर एक पॉइंट के अबाउट। दूसरी बात, वो जो टॉर्क है वो होता है फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों फोर्स के बीच की डिस्टेंस, ये टॉर्क होता है। तो जो टॉर्क आएगा बेटा दैट विल बी इक्वल टू, फोर्स तो हो गया बेटा आई इंटू लेंथ हो गई स्मॉल बी इंटू बी, ये तो फोर्स हो गया, इंटू डिस्टेंस बिटवीन दीज टू हो जाएगा ये लेंथ जो कि है ए के इक्वल, तो ये टॉर्क हो जाएगा। यदि इसको अच्छे से लिखें तो टॉर्क जो निकल के आएगा वो आएगा आई इंटू ए इंटू बी इंटू बी। ध्यान से देखो ए इंटू बी, ए इंटू बी तो इसका एरिया है बेटा, तो टॉर्क जो आएगा वो आई इंटू एरिया इंटू बी के इक्वल आएगा। आई इंटू एरिया, ये तो कुछ जानी पहचानी चीज दिख रही है, आई इंटू एरिया मैग्नेटिक मूवमेंट, तो टॉर्क जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एम इंटू बी, वेयर एम जो है वो है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ लूप, ये करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया, ये है एम इंटू बी। यदि मैं इन जनरल बात करूं तो टॉर्क होता है वेक्टर फॉर्म में, वो होता है एम क्रॉस बी। याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पी क्रॉस ई आया था, पी इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट और ई होता था इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, तो पी क्रॉस ई होता था, ऐसे यहाँ एम क्रॉस बी है, यहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल की बजाय मैग्नेटिक डाइपोल है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बजाय मैग्नेटिक फील्ड है, तो टॉर्क हो जाएगा एम क्रॉस बी। यहाँ देखो एम क्रॉस बी इसलिए बोल रहा हूं बेटा क्योंकि m इंटू बी इंटू दोनों के बीच का एंगल, देखो ध्यान से देखें कि m वेक्टर और b वेक्टर में एंगल क्या है। m वेक्टर के बारे में मैंने बताया था कि करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को रोटेट करेंगे तो थंब की डायरेक्शन m वेक्टर की डायरेक्शन आएगी, तो देखो m वेक्टर आ गया इनवर्ड डायरेक्शन, और b वेक्टर है बोर्ड के प्लेन में, तो दोनों के बीच में जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री आएगा, इसीलिए ये साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई है। यदि कोई और एंगल थीटा पे होता तो यहाँ साइन थीटा आ जाता, लेकिन थीटा होता बेटा एंगल बिटवीन m वेक्टर एंड b वेक्टर। सबसे ज्यादा गलती यही होती है कि यहाँ ध्यान से देखो m वेक्टर जो है बेटा इस लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, देखो ये लूप जो है इस बोर्ड के प्लेन में है, इसके परपेंडिकुलर m वेक्टर होता है। ध्यान रखना m वेक्टर की डायरेक्शन लूप के जो लूप है करंट कैरिंग लूप उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, उसका b वेक्टर से एंगल ये आ गया। यदि हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें that will be equal to mb sin theta, where theta will be angle between m vector and b vector, ये थीटा। तो एक मैग्नेटिक करंट एक करंट कैरिंग लूप को यदि मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, यदि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो क्लोज लूप पे नेट फोर्स तो जीरो होगा, लेकिन उस पर नेट टॉर्क जीरो हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि जो m वेक्टर और b वेक्टर में एंगल क्या है, वो जो टॉर्क निकल के आएगा वो आता है m क्रॉस b। देखो वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैंने ध्यान करो बताया था कि p क्रॉस e आया था, तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर जो टॉर्क लगेगा वो कुछ ऐसी डायरेक्शन में लगेगा जिससे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट p वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेगा। ठीक है, ऐसे ही इस वाले केस में बता सकता हूं, देखो इस पे टॉर्क की डायरेक्शन क्या है, कैसे रोटेट करने की कोशिश करेगा, ये लूप बात करते हैं, ये फोर्स है बाहर की तरफ, ये फोर्स है अंदर की तरफ, तो ऐसे फोर्स लग रहे हैं तो ये ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा।
तो जब ये ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा, ध्यान से देखो, एम वेक्टर इसका इनवर्ट डायरेक्शन में था, बी वेक्टर इसका इधर की तरफ था, ऐसे थे दोनों में, एम वेक्टर अंदर और बी इधर। अब यदि ये लूप ऐसे रोटेट करेगा तो एम वेक्टर रोटेट करके इधर आने की कोशिश करेगा, तो धीरे धीरे जब ये रोटेट करके ऐसे आएगा तो ये एम वेक्टर बी वेक्टर की डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा, और जब ये दोनों एक डायरेक्शन में आ चुके होंगे तो एम वेक्टर और बी वेक्टर में जो एंगल है वो जीरो हो जाएगा और साइन जीरो की वैल्यू जीरो आ जाएगी, टॉर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब एक यदि टॉर्क की डायरेक्शन के बारे में बात की जाए तो टॉर्क की डायरेक्शन कुछ इस हिसाब से होगी कि ये रोटेट करके एम वेक्टर जो है मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, वो बी वेक्टर की डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा। तो इसकी डायरेक्शन के बारे में हम लिख भी लेंगे नीचे, पहले स्क्रीन को पॉज करके इसको पूरा नोट करो और फिर हम इसके डायरेक्शन के बारे में लिखते हैं। नोट करो बेटा, लिख लिया होगा बेटा। अब डायरेक्शन में लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक टॉर्क will be such that direction of magnetic torque will be such that loop will try to rotate in such a way, that magnetic moment, that direction of magnetic moment will try to align in the direction of magnetic field, मतलब एम वेक्टर बी वेक्टर की डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये सिमिलर वैसे ही है जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में डायपोल के लिए पढ़ा था, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है, वहां पी क्रॉस ई होता था या एम क्रॉस बी होता है। बाकी जैसे वहां पे हमने कहा था कि वो एसएचएम भी करेगा यदि उसको स्मॉल ऑसिलेशन दे दिया जाए, तो सेम यहाँ भी वही बातें हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बातें करेंगे कुछ इसकी, पर वैसे सेम सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। तो ये है टॉर्क एक करंट कैरिंग लूप को यदि मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो। और ध्यान रखना, जब एम वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो वो मैग्नेटिक टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब यदि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन में होगी तो लूप रोटेट करने की कोशिश नहीं करेगा, वो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। एक यदि दोनों में एंगल 180 होगा तो भी जीरो होगा, लेकिन वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, थीटा जीरो पर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है बेटा, इसमें कोई दिक्कत? नोट कर चुके हैं हम, इसको मिटा देता हूं मैं। जैसे यदि बात करें इक्वेशन, सपोज ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसमें एक करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है, आई करंट फ्लो कर रहा है, इसकी जो रेडियस है वो आर है। फाइंड टॉर्क ऑन लूप, टॉर्क पूछा है। देखो सिंपल सी बात है, करंट कैरिंग लूप है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो टॉर्क विल बी इक्वल टू एम बी इंटू साइन थीटा। तो टॉर्क आ जाएगा, एम इसका होगा आई इंटू एरिया, एरिया इसका होगा पाई आर स्क्वायर, ये एम हो गया, बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंटू साइन थीटा, थीटा होगा एम वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल, एम वेक्टर होगा बेटा इनवर्ड डायरेक्शन में और बी वेक्टर इस प्लेन में है तो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो टॉर्क विल बी इक्वल टू आई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू बी, ये मैग्नेटिक टॉर्क हो जाएगा। यदि ये किसी एंगल पे आ जाएगा तो वहां पे हम थीटा कंसिडर कर देंगे, थीटा एंगल बिटवीन होगा एम वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये मैग्नेटिक टॉर्क की बात होगी। तो ओवरऑल देखो बात ये होगी, यदि ये करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उसके ऊपर मैग्नेटिक टॉर्क लग सकता है, वो रोटेट करने की कोशिश कर सकता है। ये मैग्नेटिक टॉर्क की बात हो गई।
अब देखो इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, एक इंस्ट्रूमेंट। गैल्वेनोमीटर के बारे में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। गैल्वेनोमीटर से ही हमने अमीटर बनाया था, गैल्वेनोमीटर से ही हमने वोल्टमीटर बनाया था, और हमने कहा था कि करंट सेंसिंग एलिमेंट होता है, ये एक डिवाइस होता है जो करंट सेंस कर सकता है। वो कैसे काम करता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसके बारे में हम यहाँ पे बातें करने वाले हैं। वो कैसे काम करता है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में बातें करेंगे। पहले इसको मैं मिटा देता हूँ, लिख लिया होगा बेटा ये। हम बात करने वाले हैं मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। अब देखो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर में देखो, यदि मैं बात करूं तो सिंपल एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कोयल रखी होती है, और वो जैसे ही उससे करंट पास करेगा कोयल से, तो मैग्नेटिक फील्ड में वो रोटेट करने की कोशिश करती है। तो देखो इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, इसमें दो परमानेंट मैग्नेट लगे होते हैं, जिनकी शेप जो होती है वैसे कुछ सिलेंड्रिकल शेप होती है। ये परमानेंट मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इसकी जो शेप है वो ऐसे सिलेंड्रिकल है। ठीक है, ऐसा ही बन रहा है डायग्राम। इसके अंदर ये देखो, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। एक मैग्नेट के एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। इसके बीच में यहाँ ये शेप जो है सिलेंड्रिकल शेप इसमें बन जाती है। तो ऐसा एक सिलेंडर इसमें रख दिया जाता है। ये सिलेंडर है, ठीक है। ये सॉफ्ट आयरन कोर का बना होता है, सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर, ठीक है। ये मैग्नेट है जिसकी शेप ऐसे कॉनकेव होती है इधर से। इस सिलेंडर के ऊपर वाइंडिंग होती है बेटा, ऐसे कुछ कोयल इसके ऊपर लपेट दी जाती है। इन वाइंडिंग्स के दो टर्मिनल बाहर निकलते हैं, ऐसे दो टर्मिनल, ठीक है। ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी। इस वाइंडिंग में जैसे यहां से देखो, ये एक गैल्वेनोमीटर का पूरा सेटअप होगा। इसमें दो वायर ऐसे बाहर निकले हुए होंगे। देखो याद करो, हमने गैल्वेनोमीटर जब हम बनाते थे तो कुछ ऐसा बनाते थे, ऐसे दिखाते थे गैल्वेनोमीटर को। ये जो दो वायर थे बेटा, ये वाले दो वायर होते हैं, ठीक है। इस सिलेंडर के साथ एक टॉर्सनल वायर कनेक्ट होता है, टॉर्सनल वायर। इसको मैं फिक्स करके दिखा देता हूं ऐसे। ये टॉर्सनल वायर है। टॉर्सनल वायर देखो क्या होता है, टॉर्सनल वायर का मतलब ये है कि एक ऐसा वायर होता है जिसको यदि ऐसे रोटेट करेंगे तो जितना ज्यादा उसको ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे वो उतना ही रोकने की कोशिश करेगा, उसका एक रीस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट करेगा। ये टॉर्सनल वायर जो होता है फॉर रीस्टोरिंग टॉर्क। जैसे ही ये कोयल ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगी तो रोटेट करने से रोकने के लिए यहाँ रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट करेगा। तो ये वायर इससे कनेक्ट होता है, ये एक स्प्रिंग का काम करता है। जैसे एक ब्लॉक को यदि खींचा जाए तो स्प्रिंग उसको रोकने की कोशिश करेगी, ऐसे ही सिमिलर एक टॉर्सनल वायर होता है। यदि इसको ऐसे ट्विस्ट किया जाएगा तो ये उसको वापस से रीस्टोर करने की कोशिश करेगा, वापस से उसी ओरिजिनल शेप में लाने की कोशिश करता है। इस कोयल के साथ एक नीडल कनेक्टेड होती है ऐसे, ये नीडल होती है, पॉइंटर होता है इसके यहाँ पे।
और ऐसे ये स्केल बना दिया जाता है, स्केल पे ऐसे रीडिंग बना दी जाती है ऐसे। ये ऐसा कुछ एक इसका कंस्ट्रक्शन होता है। अब देखो इसमें हर एक चीज के क्या क्या काम है वो बात करते हैं। बेटा ये मैग्नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए काम में लिया जाता है, और इसकी स्पेशल शेप बनाई जाती है ऐसे, इसको सिलेंड्रिकल शेप में काटा जाता है, जिससे इस सिलेंडर के साथ जो ये गैप है ये ओवरऑल पूरे में क्या रहे, सेम बना रहे। यदि हम इसको सिलेंड्रिकल शेप नहीं काटते, इसको एकदम रेक्टेंगुलर शेप ले लेते, तो उसमें जो डिस्टेंस है वो अलग हो जाती, यहाँ कम हो जाती, यहाँ ज्यादा हो जाती, इसलिए इसकी ऐसी शेप काटी गई है। इससे क्या होता है कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर कुछ ऐसा होता है कि जैसे इसको इस शेप में काटते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रेडियल हो जाती है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है ऐसे कुछ। मतलब ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करती है और इधर से सेंटर की तरफ से बाहर आने की कोशिश करती है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है बेटा, तो वन बाय वन करके ये सारी बातें मैं लिखूंगा। सॉफ्ट आयरन जो सिलेंडर लिया जाता है, सॉफ्ट आयरन मटेरियल का क्यों लिया जाता है, वो इसलिए क्योंकि सॉफ्ट आयरन मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ा देती है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं वो हम बातें नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक में करने वाले हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में। तो देखो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको यदि मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो उसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो इसलिए सॉफ्ट आयरन मटेरियल का सिलेंडर लिया जाता है। इसके ऊपर वाइंडिंग इसलिए लपेटी जाती है कि जैसे इससे हम करंट भेजेंगे, तो बेटा देखो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर चुके हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इसलिए जनरेट की जाती है कि जो इस करंट को सर्कुलर जो एक करंट कैरिंग लूप है इसके मैग्नेटिक मूवमेंट, देखो करंट कैरिंग लूप है, एक मैग्नेटिक मूवमेंट बनाएगा, इससे करंट पास करेगा, तो मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बीच में जो एंगल है एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल है उसको 90 डिग्री मेंटेन बनाने के लिए ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमेशा ध्यान रखना है अपने को कि एम वेक्टर और बी वेक्टर में जो एंगल है वो 90 डिग्री बना रहेगा, क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही ली जाती है। जैसे मान लो ये एक ऐसी कोयल है तो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है इसके परपेंडिकुलर होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके रेडियस की डायरेक्शन, तो रेडियस के परपेंडिकुलर रेडियस के डायरेक्शन दोनों में एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाता है। देखो सॉफ्ट आयरन सिलेंडर इसलिए यूज किया जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाए, और इसको कॉनकेव शेप में इसलिए काट लिया जाता है मैग्नेट को जिससे इसकी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हो जाए। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का जनरेट करने का रीजन ये होता है कि एम वेक्टर और बी वेक्टर में एंगल 90 डिग्री हो जाए। अब देखो जैसे हम इससे कुछ करंट भेजेंगे यहां से, तो ये करंट इससे जाएगा तो एक मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगा एंड दैट मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी इक्वल टू करंट इनटू एरिया। दैट मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी इक्वल टू करंट इनटू एरिया। एरिया होगा एरिया ऑफ लूप, ये जो हमने कोई ली है इसका एरिया लेना है, टोटल एरिया। यदि इसमें नंबर ऑफ टर्न दे रखे हैं तो उसको नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई भी करना है। तो यहां देखो इफ I current flow through galvanometer तो जो टॉर्क लगेगा मैग्नेटिक टॉर्क दैट विल बी इक्वल टू I इंटू A इंटू I इंटू N इंटू A, नंबर ऑफ टर्न है और A एरिया है, इंटू B इंटू साइन 90 डिग्री। ध्यान रखना ड्यू टू रेडियल फील्ड एंगल बिटवीन m वेक्टर एंड b वेक्टर बिकम 90 डिग्री। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के कारण m वेक्टर और b वेक्टर में जो एंगल है वो 90 डिग्री बन जाता है। तो जो मैग्नेटिक टॉर्क निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल टू I n इंटू A इंटू B।
इसको शॉर्ट सही तरीके से पढ़ें तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, देखो थोड़ा याद अच्छे से रहता है इससे। BINA, BINA, तो सिंपल बीना लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है, याद रखने के लिए है BINA। इतना टॉर्क आ गया, एंगल 90 डिग्री मेंटेन हो गया। ये तो मैग्नेटिक टॉर्क की बात होगी। तो जैसे ही इस निडल के ऊपर एक टॉर्क लगेगा तो टॉर्क के कारण ये रोटेट करने की कोशिश करेगी। अब मतलब देखो, जैसे मैंने कहा सिलेंडर ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा तो साथ साथ ये पॉइंटर भी रोटेट करने की कोशिश करेगा। अब जब सिलेंडर रोटेट करने की कोशिश करेगा तो सिलेंडर से हमने एक टॉर्सनल वायर कनेक्ट किया हुआ है, जो कि जैसे मान लो ये कोई सिलेंडर है, इससे एक वायर कनेक्ट किया हुआ है, तो ये यदि ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा तो ये वायर इसको रोकने की कोशिश करेगा, तो एक रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट करेगा। तो देखो, इफ ये जो पॉइंटर है थीटा से रोटेट हो गया, इफ सिलेंडर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, देन जो रीस्टोरिंग टॉर्क है दैट विल बी इक्वल टू C into theta, where C is torsional constant, C is torsional constant, ये रिस्टोरिंग टॉर्क है, where C is torsional constant। यहां पे मैं बता दूं, N जो है ये है नंबर ऑफ लूप इन कॉइल, यहां जो A है एरिया ऑफ कॉइल, I करंट है, B है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो देखो, एक टॉर्क मैग्नेटिक टॉर्क हो गया जिसको इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा, और जैसे जैसे रोटेट होगी वैसे वैसे एक रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा जिसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट में होगी, वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो देखो, एक टाइम ऐसा आएगा कि मैग्नेटिक टॉर्क जो है रीस्टोरिंग टॉर्क से बैलेंस हो जाएगा। जब तक ये बैलेंस नहीं हो, जब तक ये रोटेट करता जाएगा, और जैसे ही दोनों टॉर्क बैलेंस होंगे वहां पे जाके ये पॉइंटर रुक जाएगा। तो सोचो हो क्या रहा है, जैसे हम यहां से करंट भेज रहे हैं, करंट भेजते ही ये रोटेट करना स्टार्ट हो गई और एक एंगल पे जाके रुक गई। जहां ये रुकेगी वहां के करस्पॉन्डिंग जो रीडिंग होगी उसको हम नोट कर लेंगे। तो इस टाइप से इसकी रीडिंग ली जाती है। तो अब देखो, अभी कितनी रीडिंग किस चीज पे डिपेंड करेगी वो बातें हम बाद में करेंगे, पहले इसको नोट करो पूरा, रिस्टोरिंग टॉर्क मैग्नेटिक की ये पूरी बातें। इसको देखो बेटा, खुद की लैंग्वेज में भी चाहो तो लिख सकते हो, क्या क्या चीजें लिखना है कि सॉफ्ट आयरन सिलेंडर क्यों यूज किया जाता है। यहां लिख भी देता हूं, टू इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए ये सॉफ्ट आयरन को यूज किया जाता है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इसलिए बनाई जाती है कि M वेक्टर और B वेक्टर में जो एंगल है वो 90 डिग्री बन जाए। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए इसका जो शेप है वो कॉनकेव शेप में काटे जाते हैं मैग्नेट को। ये छोटी मोटी बातें हैं जो पूछ लेता है। टॉर्सनल वायर इसलिए यूज किया जाता है कि जैसे ही सिलेंडर रोटेट करने की कोशिश करेगा तो ये वायर इसको वापस से उसी स्टार्टिंग शेप में या रीस्टोरिंग टॉर्क जनरेट करने के काम आएगा। और दोनों रिस्टोरिंग टॉर्क और मैग्नेटिक टॉर्क जहां पे इक्वल हो जाएंगे वहां ये पॉइंटर जाके रुक जाएगा और उसके करस्पॉन्डिंग रीडिंग हम नोट कर लेंगे। तो ये एक कंस्ट्रक्शन होता है गैल्वेनोमीटर का। मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर इसलिए बोलते हैं कि ये कोयल वैसे रोटेट करती है इसके अंदर। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर इसके आगे थोड़ा सा और देखते हैं इसको। हाँ तो बेटा लिख लिया होगा तुमने, बता देता हूँ इसको। अब देखो, एट इक्विलिब्रियम मैग्नेटिक टॉर्क विल बी इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, मैग्नेटिक टॉर्क आया था BINA और रीस्टोरिंग टॉर्क आया था C इंटू थीटा। तो यहां से बेटा जो थीटा जो डिफ्लेक्शन जो है थीटा विल बी इक्वल टू, यह आ जाएगा BNA अपॉन C इंटू I। तो यहां से देखो थीटा जो है
करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, थीटा करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, मतलब थीटा और करंट में एक स्ट्रेट लाइन बिहेवियर होगा। और किसी भी इंस्ट्रूमेंट के, देखो मैंने अमीटर और वोल्टमीटर में बताया था कि एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट वही है जिसमें ये जो रिलेशनशिप है एक स्ट्रेट लाइन वेरिएशन आए, मतलब करंट को यदि तुम चेंज करो तो थीटा उसी के रेशियो में चेंज होना चाहिए। यदि करंट को तुमने डबल कर दिया तो जो डिफ्लेक्शन एंगल है वो भी डबल होना चाहिए, जिससे हम इजीली बता सकते हैं कि यदि 1 एम्पियर करंट में इतना डिफ्लेक्शन आता है तो देखो 0.5 एम्पियर करंट में कितना आएगा, 2 एम्पियर में कितना आएगा, 3 एम्पियर में कितना आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन वेरिएशन है उसका। यदि हम करंट को डबल करेंगे तो डिफ्लेक्शन डबल होना है, तो वो सारी रीडिंग नोट की जा सकती है। हमने एक बार पता कर लिया कि इतना करंट भेज के ये डिफ्लेक्शन आता है, तो बाकी सारी करंट की रीडिंग के लिए डिफ्लेक्शन हम बता सकते हैं। या फिर मैं उल्टा कहूं कि हर एक डिफ्लेक्शन के करस्पॉन्डिंग क्या करंट रहा होगा उस कॉइल के अंदर, वो हम बता सकते हैं। तो देखो थीटा आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो थीटा है ये है बेटा डिफ्लेक्शन एंगल, कि उस निडल में कितना डिफ्लेक्शन आया है, और आई उससे करंट है, और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये है बी एन ए अपॉन सी। तो देखो बेटा ये जो बी एन ए अपॉन सी है ये एक इंस्ट्रूमेंट के लिए फिक्स वैल्यू हो गई। बी है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो कि डिपेंड करेगा कि हमने जो मैग्नेट लगाए हैं वो कितनी स्ट्रेंथ के हैं। नंबर ऑफ टाइम जो हमने एक बार बना दिए वो बना दिए, एरिया भी उसका जो हो गया वो फिक्स हो गया, सी टोर्सनल कांस्टेंट है, ये भी उस वायर का हमने फिक्स कर रखा है। तो ये चीजें वेरी नहीं करेंगे कि इंस्ट्रूमेंट यदि कंप्लीट तैयार हो गया है तो ये चीजें फिक्स हो गई। अब जो वेरी करने वाली चीज है वो है करंट और डिफ्लेक्शन। यदि करंट बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, करंट घटेगा तो डिफ्लेक्शन घटेगा, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। एक फिक्स वैल्यू होती है जिसको मल्टीप्लाई करना होता है, वो ये अपने को ज्यादा काम का भी नहीं। कैलिब्रेशन में क्या किया जाता है कि एक करंट के लिए डिफ्लेक्शन देख लिया जाता है कि इतना होता है, फिर उसके हिसाब से रीडिंग उसके ऊपर लिख दी जाती है, तो वो कैलिब्रेशन हो जाता है उसका। तो देखो यहां थीटा प्रोपोर्शनल आई आ गया, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये बात हो गई एक गैल्वेनोमीटर के बारे में। इसके बाद गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी की बात की जाती है। देखो सेंसिटिविटी की बात हम पहले कर चुके हैं कि कौन ये जो इंस्ट्रूमेंट है कितना सेंसिटिव है, मतलब थोड़े से करंट के वेरिएशन से डिफ्लेक्शन में जितना ज्यादा वेरिएशन आएगा, मतलब थोड़े से भी करंट को यदि हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं तो वो एक अच्छा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट बोला जाएगा। तो यहाँ दो सेंसिटिविटी की बात की जाती है, एक बात की जाती है करंट सेंसिटिविटी की और एक बात की जाती है वोल्टेज सेंसिटिविटी की। तो पहला हम बात कर रहे हैं करंट सेंसिटिविटी। इसको एस आई से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट सेंसिटिविटी को डिफाइन किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, मतलब एस आई विल बी इक्वल टू थीटा अपॉन आई। और ध्यान से देखो वहां से थीटा अपॉन आई की जो वैल्यू है वो बी एन ए अपॉन सी के इक्वल है। मतलब एक इंस्ट्रूमेंट के लिए जब हम उसको बनाते हैं उसी टाइम पे हम उसकी सेंसिटिविटी डिफाइन कर देते हैं कि ये कम सेंसिटिव होगा, ये ज्यादा सेंसिटिव होगा। वो डिपेंड करता है कि जो हमने इंस्ट्रूमेंट बनाया है उसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या रखी है, नंबर ऑफ टर्न क्या रखे हैं, एरिया क्या रखा है, उसका टोर्सनल कांस्टेंट क्या रखा है, उसकी वैल्यू के हिसाब से करंट सेंसिटिविटी डिफाइन होती है। तो करंट सेंसिटिविटी आ गई थीटा अपॉन आई बी एन ए अपॉन सी। इसकी जो वैल्यू है ये नॉर्मली ऐसे आती है मिली एम्पियर डिवीजन पर मिली एम्पियर, कुछ ऐसी आती है। यूनिट जो बात करें कुछ ऐसी आएगी, डिवीजन पर मिली एम्पियर पर माइक्रो एम्पियर, नॉर्मली मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर में आती है कि एक माइक्रो एम्पियर में कितना डिफ्लेक्शन आएगा। जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा उतना ही ज्यादा सेंसिटिविटी होगी उसकी इंस्ट्रूमेंट की। दूसरी बात करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसको एस वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। तो एस वी विल बी इक्वल टू थीटा अपॉन वी। ये है पोटेंशियल डिफरेंस जो उस कॉइल में आया, थीटा अपॉन वी। तो देखो
इसको लिख सकता हूँ थीटा अपॉन वी को लिख सकता हूँ आई इंटू आर। आर है कोयल का रेजिस्टेंस, तो थीटा अपॉन आई क्या बन जाएगा, करंट सेंसिटिविटी, दैट विल बी इक्वल टू एस आई अपॉन आर। तो एस वी इज इक्वल टू आ गया एस आई अपॉन आर, वेयर आर जो है वो है रेजिस्टेंस ऑफ कोयल। ये जो हमने उस गैल्वेनोमीटर में कोयल लगाई थी उसका रेजिस्टेंस आर होता है, तो इस पे डिपेंड करेगा। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेजिस्टेंस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये बात हो गई सेंसिटिविटी के बारे में। ये सिंपल सी बात है, डिवीजन पर मिलीवोल्ट इस टाइप से आएगी इसकी यूनिट, डिवीजन पर मिलीवोल्ट में, डिवीजन पर मिलीवोल्ट या माइक्रोवोल्ट या वोल्ट जो भी है। तो ये हो गई करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसके बाद वैसे तो चैप्टर खत्म हो गया है, फिर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसे ही। तो एक लास्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नोट करेंगे बेटा। इसको पहले स्क्रीन को पोज करके इसको पूरा नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन लिखते हैं। लिख लिया होगा ये? लिखो बेटा क्वेश्चन। In an attempt to increase current sensitivity, by 20%, resistance of galvanometer coil become twice. Resistance of galvanometer coil become twice. Then what will be percentage change in voltage sensitivity? What will be percentage change in voltage sensitivity? तो एक बार वीडियो को पॉज करके सोल्व करने की कोशिश करो। चलो बेटा अब अपन सोल्व करते हैं। देखो कह रहा है कि करंट सेंसिटिविटी मान लो पहले एस आई थी, इसको इंक्रीज करके इसने 20% इंक्रीज कर दिया, तो अब हो जाएगी 1.2 टाइम्स ऑफ एस आई। यदि उसको 20% इंक्रीज करेंगे तो ये 1.2 एस आई हो जाएगी नई जो सेंसिटिविटी आएगी। रेजिस्टेंस पहले आर था, वो अब डबल हो गया 2R। यहां वोल्टेज सेंसिटिविटी यदि एस वी थी तो यहां वोल्टेज सेंसिटिविटी एस वी डैश हो जाएगी, प्राइम हो जाएगी। ये हमें बताना है कि ये कितनी होगी। अब देखो क्या कर देंगे, मुझे पता है एस वी होता है एस आई अपॉन आर, देखो यही काम आने वाला है। तो एस वी डैश जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, नया जो करंट सेंसिटिविटी है वो 1.2 एस आई हो गया और नया जो रेजिस्टेंस है 2R हो गया। तो एस वी डैश जो आ गया वो आ गया 0.6 एस आई। ठीक है, तो या फिर मैं कह सकता हूं एस आई अपॉन आर, और एस आई अपॉन आर जो है एस वी है, तो एस वी डैश जो है आ गया 0.6 एस वी। मतलब पहले की करंट वोल्टेज सेंसिटिविटी दी एस वी थी, तो नई जो वोल्टेज सेंसिटिविटी निकल के आएगी दैट विल बी इक्वल टू 0.6 टाइम्स ऑफ प्रीवियस वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो परसेंटेज चेंज का एक फॉर्मूला होता है बेटा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। बता चुका हूं मैं पहले भी। तो फाइनल वैल्यू आ गई 0.6 एसवी, इनिशियल वैल्यू आ गई एसवी अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। तो ये एसवी कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 40%। तो देखो करंट सेंसिटिविटी हमने इंक्रीज किया लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी डिक्रीज हो गई। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी तो डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी तो इंक्रीज होगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो डिपेंड करता है कि करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाने के चक्कर में जो हमने चेंजेस किए हैं उससे उस कोयल के रेजिस्टेंस पे कितना इफेक्ट आया है। यदि रेजिस्टेंस डबल हो गया तो देखो ये कम हो गया, यदि कुछ रेजिस्टेंस में इतना चेंज नहीं आता तो हो सकता था ये जो इसकी वैल्यू है 1.2 अपॉन समथिंग कुछ ऐसा है जिससे इसकी वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए, तो उस केस में बढ़ भी सकती है।
तो ध्यान रखना कि कोई कहे कि करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करेंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज ही होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। वैसे तो देखने में लग रहा है कि एस वी प्रोपोर्शनल होता है एस आई के, लेकिन आर के भी ऊपर डिपेंड करता है, और एस आई को चेंज करना है तो आर भी चेंज हो जाता है। तो ध्यान रखना, करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज कर रहे हैं तो वोल्टेज सेंसिटिविटी इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, हम कुछ भी नहीं बोल सकते। तो ये हो गया बेटा करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी के बारे में। ठीक है, तो इसी के साथ अपना जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। अब देखो बेटा, तुम्हें क्या करना है, एक चीज का ध्यान रखना, अब हम इस वीडियो के थ्रू मैं अटेंडेंस करने वाला हूं कि कितने जो बच्चे हैं वो इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लेक्चर हमने किए हैं वो देख रहे हैं। अब उसके लिए तुम्हें क्या करना है, जैसे ही तुम इस लेक्चर को देखोगे तो इसका मतलब ये है कि तुम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला जो चैप्टर है पूरा लेक्चर नोट तैयार कर चुके हो। तो तुम्हें इस लेक्चर की, जो ये लास्ट लेक्चर हम डाल रहे हैं, इस लेक्चर के नोट्स की फोटो क्लिक करके और फोटो के साथ अपना नाम और अपना बैच, नाम बैच लिख करके और मेरे को व्हाट्सएप पे इंडिविजुअली व्हाट्सएप मैसेज करना है। क्या करना है तुम्हें, इस जो ये लास्ट लेक्चर है इसके नोट्स तुम कॉपी में लिखोगे, उसकी फोटो क्लिक करोगे और उसको व्हाट्सएप पे सेंड करोगे, साथ में तुम्हारा नाम और तुम्हारा बैच लिख के भेजना है। जो बच्चा ये भेजेगा उसी की अटेंडेंस प्रेजेंट कंसीडर की जाएगी। मैं मानूंगा कि आज से पहले के सारे लेक्चर तुम देख चुके हो, तभी तुम्हें प्रेजेंट बोला जाएगा। अटेंडेंस में प्रेजेंट उन्हीं की लगेगी जो मेरे पास ये फोटोज भेज देगा। जिसकी फोटो नहीं आएंगी, जिसका पता नहीं रहेगा कि इस बच्चे ने फोटो नहीं भेजी है, उसको अभी तक एब्सेंट दिखाऊंगा मैं रजिस्टर में। तो इस चीज का ध्यान रखना है, सबको अपनी नोट्स की फोटो लेकर के, सिर्फ इस लास्ट लेक्चर की, ज्यादा फोटोज क्लिक करके नहीं भेजनी है, सिर्फ लास्ट लेक्चर की फोटोज क्लिक करके तुम्हें मेरे पास व्हाट्सएप करनी है। ठीक है, ध्यान रखना ये अटेंडेंस में कंसीडर किया जाएगा, अच्छे से बता रहा हूं मैं, बाद में मत बोलना। और इसका जो टाइम है, यदि मैं आज लेक्चर अपलोड कर रहा हूं तो तुम्हें आज के दिन ही शाम तक ये पूरा प्रोसेस करना है। आज शाम तक की अटेंडेंस ही मैं कंसीडर करूंगा, उसके बाद अटेंडेंस कंसीडर नहीं करूंगा। ठीक है, तो तुम्हें ये काम करना है। ओके, ठीक है, थैंक यू।